Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for MD-CAT session. आज के इस लेक्चर में हम A+ सीरीज का टेस्ट नंबर 13 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है मसल एंड मूवमेंट। तो टेस्ट की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। टेस्ट में बायोलॉजी के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर इज अल्फा मायोफाइब्रिल, बीटा सार्कोलिमा, चार्ली मायोफिलामेंट एंड डेल्टा सार्कोमेर। अब देखिए स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट की बात की गई जो कि डेफिनेशन हमारी बुक में दी गई अबाउट सार्कोमेर। अगर बाकी स्ट्रक्चर देखें मायोफाइब्रिल, तो एक्चुअली जब हम एक स्केलेटल मसल की फर्दर उसमें जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं तो स्केलेटल मसल में मैनी बंडल मौजूद होते हैं और हर बंडल के अंदर मैनी मसल फाइबर्स हैं जो कि एक मसल सेल कंसीडर किया जाता है। नाउ ईच मसल फाइबर कंटेन मायोफाइब्रिल जो कि मैनी सार्कोमेर रखते हैं जिसमें मायोफिलामेंट्स हो सकते हैं थिन एंड थिक फिलामेंट, जबकि सार्कोलिमा जो है दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल सेल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल को हम सार्कोलिमा कह सकते हैं और मायोफिलामेंट में थिक और थिन फिलामेंट मौजूद होते हैं। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा डेल्टा सार्कोमेर। क्वेश्चन नंबर 2, pick up the thickest part of muscle between origin and insertion. Alpha tendon, beta myofilament, charlie thick filament and delta belly. तो एक्चुअली एक मसल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक मसल जो है उसके 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर अगर मसल का देखें तो उसमें एक पार्ट उसका ओरिजिन कहलाता है, जो सेंट्रल थिक पार्ट होता है उसको बेली का नाम दिया जाता है और जो थर्ड पार्ट है उसको इंसर्शन का नाम दिया जाता है। तो 3 बेसिक पार्ट होते हैं एक मसल के। हमें क्वेश्चन में पूछा गया थिक पार्ट ऑफ मसल, तो वो एक्चुअली क्या कहलाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज बेली। सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3, द कैल्शियम आयन रिलीज्ड ड्यूरिंग अ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन अटैच विद अल्फा ट्रोपोनिन, बीटा मायोसिन, चार्ली एक्टिन एंड डेल्टा ट्रोपोमायोसिन। तो एक्चुअली ट्रोपोनिन के थर्ड सब यूनिट के साथ जो कैल्शियम का आयन बाइंड करता है जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से डिस्प्लेस होती है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन यहां पे होगा ट्रोपोनिन अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, पिक अप अ मसल सेल अल्फा मायोफाइब्रिल, बीटा मसल बंडल, चार्ली मायोफिलामेंट एंड डेल्टा मसल फाइबर। तो मसल सेल जो है एक्चुअली एक मसल फाइबर को नाम दिया जाता है मसल फाइबर विच कंटेन मैनी मायोफाइब्रिल एंड मसल फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट आ मसल बंडल। तो जब बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो मसल बंडल होगा और मसल फाइबर के अंदर जो मैनी कंपोनेंट्स होंगे दैट विल बी नेम्ड एज मायोफाइब्रिल। सो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। Question number 5, when viewed in high magnification, each muscle fiber is seen to contain a large number of alpha muscle bundles, beta myofilaments, charlie myofibrils and delta sarcomeres. तो एक्चुअली जो एक स्ट्रक्चर है एक मसल फाइबर का जो स्ट्रक्चर है यानी कि मसल सेल है उसके अंदर अगर हाई मैग्निफिकेशन देखें तो उसके अंदर मैनी मायोफाइब्रिल्स मौजूद होते हैं जो कि मैनी सार्कोमेर्स रखते हैं और हर एक सार्कोमेर में मायोफिलामेंट यानी कि थिक और थिन फिलामेंट मौजूद होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में राइट ऑप्शन होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इन मसल सेल इज लाइक डैश बट डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स, अल्फा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए अल्फा ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, डिवाइड ऑफ राइबोसोम का मतलब है राइबोसोम्स ना हो, तो एक्चुअली रफ के साथ तो राइबोसोम अटैच होते हैं इसलिए ये नहीं हो सकता। बीटा में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात तक तो ठीक है लेकिन सेल मेम्ब्रेन के पास राइबोसोम होना या ना होना एज सच यूकैरियोटिक सेल में नहीं देखा जाता, सो ये भी गलत हो गया। चार्ली में गोल्जी ऑपरेटस के साथ भी एज सच राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो एसोसिएटेड नहीं होता। एंड डेल्टा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल इज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर पर्टिकुलरली कहें तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक्चुअली राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। अब जो मसल का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नॉर्मल सेल्स के
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे डिफर करता है, इसके अंदर कैल्शियम आयंस की भी स्टोरेज की जाती है जो कि मसल सेल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7, where can we find H zone in the figure of fine structure of skeletal muscles myofibril? Alpha in the mid of A band, beta in I band, Charlie beside the Z lines and delta along the I band. तो अगर आप एक फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल का सार्कोमेर का फाइन स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो ए बैंड का स्ट्रक्चर है उसके मिड में जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है, एच जोन। यानी कि हम आसानी से राइट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं इन द मिड ऑफ ए बैंड, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8, पिक अप द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ मायोफाइब्रिल। अल्फा 1 to 2 माइक्रोमीटर, बीटा 7 to 8 माइक्रोमीटर, चार्ली 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड डेल्टा 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो जब हम बात करते हैं अबाउट द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ मायोफाइब्रिल, तो एक्चुअली हमारी बुक में दोनों स्ट्रक्चर का मसल फाइबर और मायोफाइब्रिल के डायमीटर दिए गए। जब हम मायोफाइब्रिल की बात करते हैं तो दैट इज एक्चुअली 1 to 2 माइक्रोमीटर इन रेंज, तो इसको हम माइक्रोमीटर जो है वो कंसिडर करते हैं 1 to 2 माइक्रोमीटर। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9, द थिन फिलामेंट्स एक्सटेंड अक्रॉस द अल्फा आई बैंड एंड पार्टली इन जी लाइन, बीटा एच जोन एंड पार्टली इन ए बैंड, चार्ली ए बैंड एंड पार्टली इन आई बैंड एंड डेल्टा आई बैंड एंड पार्टली इन ए बैंड। तो एक्चुअली जब हम थिन फिलामेंट की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट थिन फिलामेंट है। अब जो आई बैंड में मौजूद है और पार्शली इन द ए बैंड, यानी कि जो थिन फिलामेंट है उसका सिर्फ वो हिस्सा जो कि आई बैंड है उसके गिर्द ए बैंड का स्ट्रक्चर नहीं होता। और जब हम थिन फिलामेंट की बात करेंगे तो ये हिस्सा आई बैंड का और जिस हिस्से के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है ए बैंड का वो सारा हिस्सा जो है वो थिन फिलामेंट कंसिडर किया जाएगा। सो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10, the thin filament in a myofibril are composed chiefly of alpha myosin molecule, beta actin molecule, charlie troponin molecule and delta tropomyosin molecule। तो एक्चुअली थिन फिलामेंट की बात की गई। जब हम एक मायोफिलामेंट की बात करते हैं तो उसमें थिक फिलामेंट्स हो सकते हैं या थिन फिलामेंट हो सकते हैं, और थिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन 3 किस्म की प्रोटीन होती हैं, लेकिन ये चीफली किस पर मौजूद होता है, एक्टिन पे। सो राइट ऑप्शन होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन मसल कंट्रैक्शन देन दैट एनर्जी कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय डैश एज अ सेकेंडरी सोर्स। तो एक्चुअली जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एटीपी होता है, जबकि सेकेंडरी सोर्स जो है वो फॉस्फोक्रिएटिन को कंसिडर किया जाता है। तो इसमें गिवन ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन दी गई दैट इज बीटा फॉस्फोक्रिएटिन। जबकि ग्लूकोज देखें तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, बल्कि इसकी ब्रेकडाउन से सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। जब हम फ्रुक्टोज की बात करें तो ये भी इसी तरह से अल्टरनेट सोर्स के तौर पर एटीपी जनरेशन में हेल्प कर सकता है। और लैक्टिक एसिड ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान अकोमुलेट हो जाता है और फिर इस लैक्टिक एसिड की भी ब्रेकडाउन से एटीपी की जनरेशन पॉसिबल हो सकती है। लेकिन यहां पे हमें सेकेंडरी सोर्स पूछा गया, सो फॉस्फोक्रिएटिन जो है दैट इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द थिक फिलामेंट इज अबाउट डैश इन डायमीटर, अल्फा 7 नैनोमीटर, बीटा 2 माइक्रोमीटर, चार्ली 16 माइक्रोमीटर एंड डेल्टा 16 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन में हमें थिक फिलामेंट की बात की गई। जब हम थिक फिलामेंट की बात करते हैं तो दैट इज एक्चुअली 16 नैनोमीटर इन डायमीटर, और जब हम थिन फिलामेंट कहते हैं तो ये 7 to 8 नैनोमीटर कंसिडर किया जाता है। सो यहां पे की पॉइंट क्या होगा, थिक फिलामेंट, एंड द राइट ऑप्शन विल बी 16 नैनोमीटर। डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। Question number 13, dash is a complex of 3 polypeptide chains, alpha tropomyosin, beta actin, charlie myosin and delta troponin। तो जो 3 polypeptide chain पर मुश्तमिल होता है। अगर आप थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमने ब्लू लाइन से एक्टिन को शो किया जो कि डुप्लेक्स है, और इसी तरह से ट्रोपोमायोसिन जो है वो भी डुप्लेक्स है, लेकिन जो ट्रोपोनिन है उसके 3 सब यूनिट होते हैं।
एक एक्टिन के साथ अटैच होता है, एक ट्रोपोमायसिन के साथ अटैच होता है, और थर्ड सब यूनिट जो है वो एक्चुअली कैल्शियम आयन के साथ अटैच होना होता है, उसके साथ आके कैल्शियम बाइंड करता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन डिस्प्लेस होती है। तो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगा ट्रोपोनिन, जिसके 3 सब यूनिट जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आर अल्फा हार्ट इज इनवॉलंटरी एंड अनस्ट्राइप्ड स्मूथ मसल। तो एक्चुअली वो इनवॉलंटरी तो होते हैं लेकिन स्मूथ मसल नहीं होते, उनको कार्डिक मसल का नाम दिया जाता है। बीटा इंटेस्टाइन इज स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी, वो इनवॉलंटरी नहीं है बल्कि वॉलंटरी इन नेचर है, जो कि स्ट्राइटेड होंगे और इंटेस्टाइन में है। चार्ली थाई इज स्मूथ मसल एंड फ्यूजिफॉर्म इन टाइप, तो थाई मसल जो है वो स्केलेटल है इसलिए वो स्मूथ नहीं हो सकते। एंड डेल्टा अपर आर्म इज स्ट्राइटेड एंड कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, तो जो अपर आर्म में मसल हैं वो स्केलेटल है इसलिए वो स्ट्राइटेड होंगे और वॉलंटरी होंगे, तो यहां पे भी राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 15, अ सार्कोमेयर इज द रीजन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन 2 सक्सेसिव अल्फा एम लाइन, बीटा जी लाइन, चार्ली आई बैंड एंड डेल्टा टी ट्यूब्यूल। तो एक्चुअली जो सार्कोमेयर का रीजन है मायोफाइब्रिल में, वो 2 सक्सेसिव जी लाइंस के दरमियान ये जो रीजन होता है इसको नाम दे देता है सार्कोमेयर, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है और ऊपर स्ट्रक्चर में रिलैक्स स्टेट में देखा जा सकता है। सो यहां पे भी राइट ऑप्शन होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 16, डैश मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, अल्फा कार्डिक, बीटा स्केलेटल, चार्ली स्मूथ एंड डेल्टा अनस्ट्रिप्ड। तो एक्चुअली जो स्केलेटल मसल हैं वो स्ट्राइटेड मसल होते हैं या स्ट्रिप्ड मसल होते हैं और उसके साथ साथ ये वॉलंटरी मसल होते हैं। सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 17, इट रेफर्स टू अ कंडीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिफनेस ऑफ बॉडी। तो स्टिफनेस ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ जब होती है तो उसको नाम दे देता है रिगर मॉर्टिस, जो कि एटीपी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाएगी। सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा डेल्टा। जबकि क्रैम्प और टेटनी की कंडीशन जो है ये बिफोर द डेथ अगर एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाए या कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से क्रैम्प और टेटनी जैसी सिचुएशन जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। जबकि टेटनस जब हम कहते हैं तो दैट इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन सा बैक्टीरिया? क्लस्ट्रीडियम टेटनाए बैक्टीरिया जो है उसकी इंफेक्शन की वजह से जो डिजीज हो सकती है उसको नाम दे देता है टेटनस। सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। Question number 18, generally each end of the entire muscle is attached to bone by a bundle of collagen non-elastic fibers known as alpha sarcolemma, beta ligament, Charlie belly and delta tendon। तो हम जानते हैं 2 स्ट्रक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बोन टू बोन अटैचमेंट की बात करेंगे तो दैट इज ड्यू टू लिगामेंट, और जब हम बात करेंगे मसल टू बोन अटैचमेंट तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड एस टेंडन। तो इसमें यह कहा गया ईच एंड ऑफ द एंटायर मसल इज अटैच्ड टू बोन, तो मसल टू बोन अटैचमेंट है इसलिए हम राइट ऑप्शन कहेंगे दैट विल बी टेंडन। क्वेश्चन नंबर 19, डैश कैन नॉट पोलराइज विजिबल लाइट, अल्फा एच जोन ऑफ सार्कोमेयर, बीटा एम लाइन ऑफ सार्कोमेयर, चार्ली आई बैंड ऑफ सार्कोमेयर एंड डेल्टा ए बैंड ऑफ सार्कोमेयर। तो जब हम बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट की या नॉन पोलराइजेशन ऑफ लाइट की, तो एक्चुअली हम एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक की बात करते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता वो एन आइसोट्रोपिक होता है, यानी कि ए बैंड है। अब अगर आप ए बैंड का हिस्सा देखें तो ए बैंड में ही एम लाइन आती है और इसी में एच जोन है। इसका मतलब ए बैंड, एम लाइन और एच जोन ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं दैट कैन नॉट पोलराइज द लाइट, जबकि आई बैंड जो है वो आइसोट्रोपिक होता है, इसीलिए उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं दैट कैन पोलराइज द लाइट। सो राइट ऑप्शन यहां पे क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी when muscle fibers are stimulated by a nervous system which of the following changes occurs? Alpha I band shorten, beta H zone become more visible, Charlie Z line move further apart and delta A band broaden। तो जब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर देखें तो इसमें Z lines come closer to each other,
जो आई बैंड्स हैं दे आर आल्सो कम क्लोजर टू ईच अदर, ए बैंड रिमेन्स अनअफेक्टेड और जो एच जोन है दैट विल बी डिसअपियर्ड। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्लाइडिंग फिलामेंट में हम देखते हैं। अब इस प्रोसेस में देखिए तो आई बैंड शॉर्टन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसमें हम कहते हैं कि आई बैंड जो है वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हिस्सा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आई बैंड शॉर्टन। ये बात ठीक है। जब हम कहते हैं एच जोन बिकम मोर विजिबल, तो ये विजिबल पहले ही थे, दैट विल कम क्लोजर टू ईच अदर। इस वजह से हम डिसअपियर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जब ए बैंड एक दूसरे के क्लोज आ जाएगा तो एच जोन डिसअपियर हो जाता है, ना कि मोर विजिबल। जब हम जी लाइन मोर फर्दर अपार्ट की बात करते हैं तो दैट कम क्लोजर टू ईच अदर, ये भी बात गलत हो गई। और ए बैंड ब्रॉडन, तो ए बैंड विल रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये बात हम कहते हैं। तो इसका मतलब इन गिवन ऑप्शन में से अल्फा जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा, आई बैंड शॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 21, द रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल कंट्रैक्शन इज टू अल्फा पोलराइज विजिबल लाइट। तो पोलराइज विजिबल लाइट आई बैंड का काम होता है, ये कैल्शियम का नहीं है। एड इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए नर्व इंपल्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए होता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। चार्ली है बाइंड टू ट्रोपोनिन ऑफ थिन फिलामेंट एंड काज देम टू मूव। तो एक्चुअली थर्ड सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड करता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोज होती है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, जिस वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। डेल्टा में क्या गलत है, यहां पे देखिए बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन, तो ट्रोपोमायोसिन के साथ ये बाइंड नहीं करता, बल्कि एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, इन तीनों में से ट्रोपोनिन के सब यूनिट के साथ बाइंड करता है, ताकि वो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कराए। तो एक्चुअली राइट ऑप्शन यहां पे होगा चार्ली। Question number 22, where can we find M line in the fine structure of skeletal muscle myofibril? Alpha in the mid of A band, beta in I band, Charlie in the mid of H zone and delta along the I band. तो क्वेश्चन में कहा गया M लाइन की पोजीशन क्या है। तो जब हम M लाइन की बात करते हैं तो A बैंड के मिड में और H जोन के मिड में, दोनों जगहों पर ये मौजूद है। लेकिन अगर आप मोस्ट सुटेबल ऑप्शन की तरफ जाएं तो A बैंड जो है वो एक ब्रॉडर स्टेटमेंट में आ जाएगा, और जब H जोन भी हमें ऑप्शन में दिया गया है तो इसका मतलब जो गिवन ऑप्शन में से H जोन है दैट इज द मोर सुटेबल ऑप्शन, क्योंकि M लाइन जो है ये मिडल लाइन या मिटलेशेबे, इस लाइन को जो है वो नाम दिया जाता है ग्रीक में, जो कि एक मिडल लाइन कंसिडर की जाती है इन द मिड ऑफ H जोन, या अगर H जोन वाली ऑप्शन ना हो तो फिर हम कह सकते हैं इन द मिड ऑफ A बैंड। सो यहां पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, चार्ली। Question number 23, during contraction phase dash of sarcomere is brought close together, alpha I band, beta A band, Charlie Z line and delta H band. तो ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन जब सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कम क्लोजर टू ईच अदर, जी लाइन जो है दैट विल कम क्लोजर टू ईच अदर। जब हम कहते हैं आई बैंड तो दैट विल बी शॉर्टन, H zone disappear and A bands remain unaffected, इसका मतलब चार्ली राइट ऑप्शन होगा, that will be Z line of sarcomere is brought close to each other. Question number 24, each dash filament is surrounded by 6 dash filaments on each end, alpha myosin actin, beta actin myosin, Charlie thin thick and delta thick myo। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है कि each मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स, यानी कि हम कह सकते हैं जिस वक्त हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बुनियादी तौर पर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जिसके अंदर हम अल्ट्रा मैग्निफिकेशन को देखते हैं, जिसमें थिक और थिन फिलामेंट है। लेकिन जब हम एक मसल को, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मसल है, तो इस मसल में इस पर्टिकुलर रीजन को देखें तो इसमें जो थिक फिलामेंट है वो इस तरह से 6 की अरेंजमेंट के सराउंड किए होते हैं थिन फिलामेंट के, यानी कि ये 6 जो हैं वो थिन फिलामेंट हैं और इसके दरमियान में एक थिक फिलामेंट जो है वो मौजूद होता है, और एक साइड से भी इसी तरह से और दूसरी साइड से भी ये सराउंडेड होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं ईच मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन या थिन फिलामेंट ऑन ईच साइड। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैंने शो किए ये एक्टिन या थिन फिलामेंट है, और ये वाला जो रीजन है वो थिक और मायोसिन फिलामेंट कंसिडर
किया जाता है। तो इसका मतलब each thick filament is surrounded by 6 thin filament, so राइट ऑप्शन यहां पे होगा अल्फा। Question number 25. Each muscle fiber is surrounded by a modified cell membrane called alpha sarcolemma. That is the right option. मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको सार्कोलेमा कहा जाता है, जबकि सार्कोमेर स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल कहलाता है। जब हम मायोसिन और मायोफिलामेंट की बात करते हैं तो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट जो हैं उनको हम मायोफिलामेंट या हम थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट का नाम देते हैं। सो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगा अल्फा। Question number 26. At rest, dash of the lactic acid is broken aerobically and its energy is used to change the remaining dash lactic acid into glucose. Alpha 4/5, 1/5, beta 2/5, 3/5, Charlie 3/5, 2/5 and delta 1/5 and 4/5। तो एक्चुअली रेस्ट की कंडीशन में जिस वक्त हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो लैक्टिक एसिड अकोमुलेशन हो जाती है और फिर उस अकोमुलेटेड लैक्टिक एसिड को जब रेस्ट की कंडीशन में आते हैं तो 1/5 जो लैक्टिक एसिड है यानी कि 20% लैक्टिक एसिड को एरोबिकली तोड़ा जाता है ताकि 4/5 यानी कि 80% लैक्टिक एसिड की एनर्जी को चेंज किया जा सके, यूज किया जा सके टू चेंज इनटू द ग्लूकोज। सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 27. Each muscle bundle consists of alpha muscle fiber, beta muscles, Charlie myofibril and delta myofilament। तो क्वेश्चन नंबर 27 में मसल बंडल जो है वो पूछा गया कि कितनी चीजों पर मुश्तमिल होते हैं। तो ईच मसल बंडल इज एक्चुअली कंटेन मैनी मसल फाइबर्स। सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा हमारे पास अल्फा। Question number 28. The thousands of T-tubule of each muscle cell are collectively called alpha triad, beta sarcotubules, Charlie T system and delta neuromuscular junction। तो क्वेश्चन में थाउजेंड ऑफ टी ट्यूब्यूल, सबसे पहले तो टी ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देख लें। बुनियादी तौर पर जो सार्कोलेमा है वो डिफरेंट जगहों से इनवर्ड जो है वो पेनिट्रेट करती है और इस पेनिट्रेशन की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है टी ट्यूब्यूल। अब ये एक स्ट्रक्चर जो बना सार्कोलेमा की इनवर्ड इन्वेजिनेशन की वजह से एक स्ट्रक्चर कहलाया टी ट्यूब्यूल। अब इस टी ट्यूब्यूल के साथ जो एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो जब मिलते हैं तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कलेक्टिवली कहलाता है ट्रायड। और जब हम थाउजेंड ऑफ टी ट्यूब्यूल्स को कलेक्टिवली कंसीडर करते हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज टी सिस्टम। सो राइट ऑप्शन होगा चार्ली। Question number 29. Pick up the most common type of muscle tissue in the human body. Alpha smooth muscle, beta cardiac, Charlie unstriated and delta skeletal। तो एक्चुअली मोस्ट कॉमन टाइप पूछी गई। अब ये चारों किस्में जो है वो ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप इन वर्टिब्रेट या ह्यूमन बॉडी कंसीडर की जाती है दैट इज स्केलेटल मसल। लेकिन जब हम बात करते हैं मोस्ट प्रिमिटिव टाइप तो वो स्मूथ मसल हैं जो कि इन वर्टिब्रेट्स में मौजूद थे और फिर जब वर्टिब्रेट बने तो उनमें स्केलेटल मसल की एवोल्यूशन हुई। तो स्मूथ मसल जो है वो प्रिमिटिव टाइप अगर कहा जाए तो स्मूथ मसल है, और जब हम बात करेंगे कॉमनेस्ट टाइप या मोस्ट कॉमन टाइप तो दैट विल बी स्केलेटल मसल। सो right option will be delta। Question number 30. Dash remains fixed during muscle contraction, alpha insertion, beta belly, Charlie origin and delta tendon। तो कौन सा स्ट्रक्चर, एक मसल का जो स्ट्रक्चर है उसके तीन बुनियादी पार्ट होते हैं। ओरिजिन हमेशा फिक्स्ड रहता है यानी कि फिक्स्ड पार्ट होता है, उस बोन के साथ अटैच होता है जो फिक्स्ड नहीं है, जो मूवेबल नहीं है, और इंसर्शन उस रीजन के साथ होगा जो कि मोबाइल होगा, जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका मतलब जो दो रीजन है बेली के साइड्स पर, ओरिजिन एंड इंसर्शन, उसको फिक्स्ड और मोबाइल रीजन का नाम भी दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 31. इट्स लेंथ इज डिटरमिन्ड बाय थिक फिलामेंट, अल्फा आई बैंड। आई बैंड जो है वो थिन फिलामेंट में होता है और पार्टली इन द थिक फिलामेंट। इसका मतलब ये बात ठीक नहीं है। बीटा एच जोन, एच जोन जो है वो ए बैंड का कुछ हिस्सा है जहां पे थिन फिलामेंट नहीं होता, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। चार्ली में ए बैंड, तो जो थिक फिलामेंट की एंटायर लेंथ अगर आपने देखना हो तो उसमें ए बैंड में मौजूद होता है। सो राइट ऑप्शन होगा चार्ली। जबकि डेल्टा ऑप्शन देखिए जी लाइन, तो जी लाइन जो है ये थिन फिलामेंट या आई बैंड के दरमियान से मिड ऑफ आई बैंड में होती है और टू कंजेक्टिव जी लाइन जो है वो एक सार्कोमेयर बनाती हैं। सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा चार्ली।
क्वेश्चन नंबर 32, स्केलेटल मसल्स फाइबर्स आर अल्फा ब्रांच सेल्स, बीटा अनस्ट्रिप्ड सेल, चार्ली टाइनी सेल्स एंड डेल्टा ह्यूज सेल। तो जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं और ह्यूज होते हैं। तो इसका मतलब इन गिवन ऑप्शन में से डेल्टा जो है दैट इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। Question number 33, when the muscle is at rest, the dash is disposed in such a way that it covers the sides of the dash chain where the head of dash becomes attached. Alpha tropomyosin, एक्टिन, मायोसिन। अब इस प्रोसेस को, मैकेनिज्म को प्रॉपर्ली समझ ले। जिस वक्त एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को डिस्प्लेस करना होता है या एक्सपोज करना होता है तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो डिस्पोज ऑफ होता है, और उसके डिस्पोज ऑफ होने के लिए जो ट्रोपोनिन के साथ जो अपर रीजन पर आकर अटैचमेंट होती है किसकी, कैल्शियम आयन की। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने 3 पॉइंट यहां पे समझे। सबसे पहले एक्टिव साइट किसकी है, एक्टिन की। डिस्पोज ऑफ किसने होना है या डिस्प्लेस किसने होना है, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। और हेड किसका अटैच होना है आके, मायोसिन का या थिक फिलामेंट का। तो ये जो ग्लोबुलर हेड होता है वो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन के साथ आके बाइंड करता है। तो अब यहां पे मैं स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ूं, व्हेन द मसल इज एट रेस्ट द डैश इज डिस्पोज्ड। अब डिस्पोज किसने होना था, ट्रोपोमायोसिन है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्रोपोमायोसिन इज डिस्पोज्ड इन सच अ वे दैट इट कवर्स द साइट ऑन द डैश चेन। अब एक्टिव साइट किसके ऊपर थी, एक्टिन के ऊपर। इसका मतलब उसने कवर किया हुआ था एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सेकंड ब्लैंक में आएगा एक्टिन। वेयर द हेड ऑफ डैश बिकम्स अटैच, हेड किसके हैं, मायोसिन के। तो इसका मतलब हम जो थर्ड ब्लैंक है उसमें प्लेस करेंगे मायोसिन। तो इसका मतलब यह हुआ कि व्हेन द मसल इज एट रेस्ट द ट्रोपोमायोसिन इज डिस्पोज्ड इन सच अ वे that it covers the site on the actin chain where the head of myosin will becomes attached। तो इसका मतलब अल्फा जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इसमें कंसिडर की जाएगी, बाकियों में तरतीब ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, a large number of myofibrils together constitute a अल्फा मसल बंडल, बीटा मसल फाइबर, चार्ली मायोफिलामेंट एंड डेल्टा सार्कोमेयर। तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल टुगेदर, तो मायोफाइब्रिल के बहुत सारे नंबर मिल के क्या बनाते हैं, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ मसल फाइबर। सो गिवन ऑप्शन में से बीटा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, डैश लाइज बिटवीन 2 कंसेक्टिव थिन फिलामेंट्स, अल्फा जी लाइन, बीटा एम लाइन, चार्ली आई बैंड एंड डेल्टा ए बैंड। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया 2 कंसेक्टिव थिन फिलामेंट्स के दरमियान क्या है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम ये एक थिन फिलामेंट कहते हैं, ये एक थिन फिलामेंट कहते हैं। तो दोनों कंसेक्टिव थिन फिलामेंट्स के दरमियान में जो स्ट्रक्चर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज एम लाइन। सो राइट ऑप्शन होगा बीटा। अब यहां पे 2 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कहा जाए इन द मिड ऑफ थिन फिलामेंट तो हम कहेंगे जी लाइन। अगर कहा जाए बिटवीन 2 कंसेक्टिव थिक फिलामेंट तो फिर हम कहेंगे जी लाइन। लेकिन जब कहा गया इन द मिड ऑफ ए बैंड या इन द मिड ऑफ थिक फिलामेंट या कहा जाए बिटवीन 2 कंसेक्टिव थिन फिलामेंट तो राइट ऑप्शन होगा एम लाइन, यानी कि बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 36 की डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय नर्व इंपल्स अराइविंग एट द अल्फा टाइट जंक्शन, बीटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, चार्ली मस्कुलर जंक्शन एंड डेल्टा गैप जंक्शन। तो क्वेश्चन में कहा गया नर्व इंपल्स जब मसल पे आती है तो नर्व बंडल लेके आते हैं जिसकी वजह से न्यूरॉन और मसल्स का जंक्शन बनना चाहिए जिसको मायोन्यूरल जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नाम दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 37, अ मैकेनोएंजाइम प्रोटीन दैट in the form of thick filaments interact with actin to bring about the contraction of muscle cell called। अब देखिए क्वेश्चन में मैकेनोएंजाइम प्रोटीन दिया गया, ये एक्चुअली ग्लॉसरी की जो है स्टेटमेंट है जिसमें मैकेनोएंजाइम का लफ्ज दिया गया। हमारे बुक के चैप्टर के लाइनिंग में ऐसा मैकेनोएंजाइम नहीं लिखा गया, लेकिन हम आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं आसानी से। कीवर्ड देखें तो दिया गया इन द फॉर्म ऑफ थिक फिलामेंट। तो थिक फिलामेंट कौन सा था, मायोसिन फिलामेंट था। दैट विल बाइंड या ब्रिंग अबाउट द कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल बाय बाइंडिंग विद द एक्टिन। तो एक्टिन के साथ जो अटैच होता है वो क्या है, दैट इज अ मायोसिन। सो राइट ऑप्शन होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन व्यूड इन हाई मैग्निफिकेशन
each myofibril is seen to contain a large number of alpha muscle bundles, beta sarcomere, charlie sarcoplasm and delta muscle fiber। तो जो एक मायोफाइब्रिल है इसके अंदर मैनी सार्कोमेर होते हैं जो कि थिन और थिक फिलामेंट पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसका मतलब मसल फाइबर में मायोफाइब्रिल्स होते हैं और मायोफाइब्रिल्स में मायोफिलामेंट्स होते हैं, और मायोफिलामेंट में जो एक स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनता है उसको सार्कोमेर का नाम दिया जाता है, इसलिए हम यहां पे राइट ऑप्शन कहेंगे बीटा सार्कोमेर। क्वेश्चन नंबर 39, दे एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ द ए बैंड, अल्फा थिक फिलामेंट्स, बीटा एक्टिन, चार्ली थिन फिलामेंट्स एंड डेल्टा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो जब हम कहते हैं ए बैंड, तो ए बैंड जो है वो एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट में मौजूद होता है, सो राइट ऑप्शन होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 40, साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज नोन एज अल्फा एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन को कहा जाता है, ना कि मसल को, बीटा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल जो कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है, चार्ली सार्कोलिमा दैट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, और सार्कोप्लाज्म दैट इज द राइट ऑप्शन, सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल, सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 41, the cytoplasm of the dash cell contain large amount of stored glycogen and myoglobin, alpha nerve, beta bone, charlie liver and delta muscle। तो जो ग्लाइकोजन है वो लिवर और मसल सेल दोनों में हो सकता है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट दिया गया मायोग्लोबिन, इस पॉइंट से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दैट इज ओनली प्रेजेंट इन मसल सेल नॉट इन द लिवर सेल, सो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 42, the figure shows ultrastructure of skeletal muscle fiber, choose the correct option regarding its part labeled as A to D। तो अब देखिए हमारे पास जो लेबलिंग दी गई है उसमें ये वाला हिस्सा जो है वो लेबल किया गया एज अ C, इस पार्ट को लेबल किया गया एज A, और जो ये पार्ट है इस हिस्से को लेबल किया गया है एज B, और उसके बाद ये हिस्सा जो है वो बी से लेबल किया गया और ये वाला हिस्सा जो है उसको लेबल किया गया है एज आ डी। तो अब देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए में कहा गया दैट इज आई बैंड। तो एक्चुअली ए जो है वो थिन फिलामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, थिन फिलामेंट का वो हिस्सा जो कि सिर्फ थिन फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है, ए बैंड पर ओवरलैप नहीं किया होता, उसको हम आई बैंड कहते हैं, इसलिए ये सही नहीं हो सकता। बीटा में देखिए बी जो है वो ए बैंड कहा गया। अब ये जो B है ये इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा शो किया गया है जो कि एक्चुअली A बैंड है, तो इस पूरे पार्ट में जिसमें से इसको शो किया गया वो A बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एंटायर थिक फिलामेंट पर मुश्तमिल है। जब हम बात करते हैं C की तो चार्ली ऑप्शन में दिया गया थिन फिलामेंट, तो C जो है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट द थिक फिलामेंट, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। और डेल्टा में कहा गया जी लाइन। अब डेल्टा जो है ये सारा हिस्सा जो है वो शो किया गया है जो कि आई बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी लाइन ओनली दिस लाइन प्रेजेंट इन द मिड ऑफ आई बैंड को जी लाइन कहा जाता है, इसका मतलब डेल्टा में भी गलत है। सो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा में जो ए बैंड को रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, a structural protein that with myosin carries out contraction also called microfilaments is alpha fibrin, beta troponin, charlie actin and delta tropomyosin। तो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि विद मायोसिन कैरी आउट कंट्रैक्शन, अब देखिए दो ही प्रोटीन जो है वो कंट्रैक्शन में हिस्सा ले रही होती हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन। तो जब कह दिया गया दैट कैरीज कंट्रैक्शन विद मायोसिन, तो ऑब्वियस बात है कि वो एक्टिन प्रोटीन होगी जो कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और माइक्रोफिलामेंट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स डायमीटर अबाउट 7 to 8 नैनोमीटर। तो इसका मतलब यहां पे भी राइट ऑप्शन होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन क्रॉस ब्रिजेस कॉन्ट्रैक्ट they pull the actin thin filament towards the alpha left side of the sarcomere, beta end of the sarcomere, charlie right side of the centromere and delta center of the sarcomere।
तो एक्चुअली सेंटर की तरफ देखिए सार्कोमेर 2 कंसेक्टिव जी लाइंस के दरमियान है, तो जो थिन फिलामेंट है वो इस तरफ से भी सेंटर की तरफ आ रहा है और इस तरफ से भी, जिसकी वजह से कंट्रैक्टेड स्ट्रक्चर जो है वो यू बन जाता है। इसका मतलब लेफ्ट और राइट नहीं कह सकते, हम कहेंगे दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेर, जिस वजह से सार्कोमेर कंट्रैक्टेड स्टेट में अपने जो साइज है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से मसल जो है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 45, मसल फटीग इज कॉज्ड बाय अल्फा कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा ग्लाइकोजन, चार्ली एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड डेल्टा इथाइल अल्कोहल। तो मसल फटीग जो है ये एक मस्कुलर कंडीशन है जब एनएरोबिक कंडीशन में लो लेवल ऑफ एटीपी हो जाए तो उसकी वजह से एनएरोबिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाती है और उस लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड एज मसल फटीग। सो राइट ऑप्शन होगा चार्ली। Question number 46, skeletal muscle fiber have diameter of alpha 10 to 100 nanometer, beta 1 to 10 millimeter, charlie 10 to 50 millimeter and delta 10 to 100 micrometer। तो यहाँ पे skeletal muscle fiber का जो diameter है वो हम कहते हैं about 10 to 100 माइक्रोमीटर कंसिडर किया जाता है, और फिर जब हम मायोफाइब्रिल की बात करते हैं तो दैट इज 1 to 2 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। Question number 47, each dash molecule has tail terminating in 2 globular heads, alpha actin, beta tropomyosin, charlie troponin and delta myosin। अब देखिए जिस वक्त हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक्चुअली जो एक ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर है और ट्रोपोनिन और एक्टिन का वो तो थिन फिलामेंट में होता है, लेकिन जब हम मायोसिन की बात करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेन टर्मिनेटिंग ग्लोबुलर हेड जो है वो उसमें बनता है। सो यहां पे राइट ऑप्शन हमारे पास होगा डेल्टा मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल लीड्स टू मसल वीकनेस एंड स्वेयर, अल्फा फटीग, बीटा एट्रोफी, चार्ली क्रैम्प एंड डेल्टा टेटनी। तो बुनियादी तौर पर कंप्लीट इमोबिलाइजेशन, अब देखिए हमारी बुक में जो येलो बॉक्स दिया गया इस चैप्टर में उसमें बुनियादी तौर पर जो एक येलो बॉक्स दिया गया है एक्सरसाइज का इफेक्ट में लास्ट लाइन में ये कहा गया कि जब कंप्लीट इमोबिलाइजेशन, जिस वक्त हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से फिटीग आने का चांस होता है, लेकिन अगर जो है एक्सरसाइज बहुत सीवियर कंडीशन में चले जाए और मसल जो है वो रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से कंप्लीट इमोबिलाइजेशन आ जाती है, जिसको हम नाम देते हैं मसल एट्रोफी। सो राइट ऑप्शन होगा बीटा। 47 में राइट ऑप्शन था डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, अल्फा आई बैंड शॉर्टन्स ओनली, ये बात ठीक है लेकिन हमें बाकी ऑप्शन भी देखनी है, उसमें क्या गलती है। बीटा ए बैंड शॉर्टन्स एंड जी लाइन मूव फर्दर अपार्ट, तो ये बिल्कुल ही गलत लिखा गया। ए बैंड remains unaffected and Z line come closer to each other। चार्ली ऑप्शन देखिए आई बैंड शॉर्टर एंड Z line कम गेट क्लोजर। अब देखिए ये ए से भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, अल्फा में दिया गया आई बैंड शॉर्टन ओनली, तो आई बैंड शॉर्टन तो होता है लेकिन जी लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर ये ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है। सो राइट ऑप्शन होगा चार्ली। डेल्टा में देखिए उसमें क्या गलती है, एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते बल्कि एक्टिन फिलामेंट जो है दैट विल स्लाइड पास्ट ओवर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट स्लाइड पास्ट ओवर थिक फिलामेंट जो है वो कहा जाता है। सो डेल्टा भी गलत है। Question number 50, the contraction of each muscle fiber is based on alpha all or one principle, beta all or two principle, charlie number of fibers participate and delta all or none principle। तो इस क्वेश्चन में कंट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर की बात की गई दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल और नन प्रिंसिपल। देखिए इसमें बात ये कही जाती है या तो तमाम मसल फाइबर जो हम पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन में या कोई भी नहीं करेगा, ताकि मस्कुलर जो एक्टिविटी है उसको स्मूथ रखा जा सके। यहां तक हमारे आज की टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।